दोस्तों 16 एपिसोड पहले आप और मैं एक साथ एक सफ़र पर निकले थे। सफ़र था हिंदुस्तानी फोक कहानियों के आयाम का और मकसद था हमारी इन कहानियों को आज के भारत और कल के भारत तक पहुंचाना। इस सफ़र में कई मोड़ आए। प्रेम कहानी का मोड़, हास्य कहानी का मोड़, रोमांचक कहानी का मोड़ और कई राज्यों से होते हुए भी हम गुजरे। कभी हम मारवाड़ थे, कभी मिजोरम थे, कभी आदिवासी समुदाय के मध्य भारत में थे, तो कभी सुदूर दक्षिण तमिलनाडु की सैर करके आ रहे थे। आज हम ये सफर पूरा करने जा रहे हैं भारत के ताज हिमालय की लाहौल स्पीति की कहानी के साथ। पर आपको सफर आगे बढ़ाते रहना है। अपने साथियों के साथ कहानियां साझा कीजिए, परिवार में बांटिए, अरे ऑफिस की प्रेजेंटेशंस में इस्तेमाल कीजिए और बच्चों को तो जरूर सुनाइए। वरना याद है ना, कहानी पेट में रह जाए तो क्या होता है। नहीं याद तो पहला एपिसोड झट से सुन डालिए। तो चलते हैं इस सीजन की आखिरी कहानी की ओर। आप सुन रहे हैं कल की कहानियां और मैं हूं अष्टम नीलकंठ। चंद्रताल गडरियों के लिए गर्मी में मवेशियों को चराने के लिए पसंदीदा जगह रही है। और हो भी क्यों ना, जब पहाड़ों से सजी मृगनयन सी चंद्रताल हो, आसपास लहलहाते घास के मैदान हो, फूलों से सजा सारा जहान हो, तो फिर कोई वादी में कैसे रह पाए। पर हांसे गांव के नीमा के लिए गर्मियों में चंद्रताल का इंतजार करने का एक कारण और था। उसकी भाभी डोलमा की जहर बुझी जुबान। डोलमा दिन भर नीमा के लिए मुसीबतों के पहाड़ खड़ा करती रहती। अरे नीमा, पानी भर के लाया कि नहीं? अरे नीमा, लकड़ियां तो काट के ले आ। नीमा, तू तो पूरे दिन घर पे ही पड़ा रहता है। बाप रे बाप, दिन खत्म हो जाता मगर डोलमा के काम खत्म नहीं होते। और इन सब के ऊपर उसको अक्सर चिढ़ा के बोलती, बेटा नीमा, इन कामों से बचना है तो जल्दी से शादी कर ले और एक बीवी ले आ घर पे। इसीलिए गर्मियों की पहली किरण के साथ ही अपने सभी मवेशियों को साथ में लेकर नीमा निकल पड़ता था चंद्रताल के लिए। चंद्रताल पर नीमा के आने का मतलब एक ही था, वसंत का पहला फूल खिल गया है। चंद्रताल पहुंचने के बाद भेड़ें चरने में मसरूफ हो जाती और नीमा जिंदगी जीने में। कभी फूलों के बिस्तर पर लेटता, कभी बादलों संग लुका छिपी खेलता, कभी जो बांसुरी बजाना शुरू करता तो शाम से रात कब हुई पता ही नहीं लगता। कभी मुलकिला के पहाड़ों की धमनियों में रक्त जैसा भटकता रहता, तो कभी रात रात भर आग जला के चंद्रताल की खूबसूरती को बस तकता रहता। ऐसी ही एक रात भेड़ों को बांध के रात को हल्का सा खाना खा के नीमा ताल में सजे चांद के बिंब में खोया हुआ था कि एक शहद सी मीठी आवाज उसके कान में पड़ी। नीमा। नीमा कुछ यूं उठा जैसे उसने भूत देख लिया हो, क्योंकि अभी तक उसके अलावा कोई और गडरिया चंद्रताल तक पहुंचा ही नहीं था। नीमा जैसे ही मुड़ा तो बसंत की बहार में बर्फ के पुतले सा जम के रह गया। उसके सामने एक बला सी खूबसूरत लड़की ऊपर से नीचे सफेद रंग को ओढ़ के खड़ी हुई थी। नीमा ने इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। इतनी सुंदर लड़की की सुंदर शब्द खुद फीका पड़ जाए। होश आने पर पहले नीमा ने अपनी आंखें रगड़ी, कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा था। तभी वही आवाज फिर से आई, नीमा, मैं सपना नहीं, चंद्रताल की परी हूं। मैं तुमको उस पहले दिन से देख रही हूं जब से तुमने यहां आना शुरू किया था। तुम्हारा आना ही मेरे लिए सावन लाता है और तुम्हारे जाते ही समय जम सा जाता है। जब तुम यहां पर होते हो तो मैं दूर से तुम्हें सोते हुए भी तकती रहती हूं। 100 जहान कुर्बान है तुम्हारी इस नींद पे। बस आज मुझसे रहा नहीं गया तो
तुमसे इस इश्क का इजहार करने चली आई। नीमा को तो अभी तक इसमें से कुछ भी असल नहीं लग रहा था। वो तो पलक तक नहीं झपकना चाहता था कि कहीं सपना हो तो खत्म ना हो जाए। चलो नीमा, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम पर इस जहान की सारी खुशियां नौछावर कर देना चाहती हूं। परी ने अपना हाथ बढ़ाया और जाने कब परी की खूबसूरती के सम्मोहन में गुम नीमा ने वो हाथ थाम लिया और दोनों उतर गए चंद्रताल की गहराइयों में। गहराइयों का नज़ारा तो कुछ और ही था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से स्वर्ग उतारकर किसी ने ताल के भीतर रख दिया हो। सामने एक सफ़ेद से भी सफ़ेद महल खड़ा हुआ था, जिसकी सुरक्षा में तैनात थे दो बहुत ही खतरनाक हिम तेंदुए। जब परी नीमा को महल में लेकर गई तो नीमा की आंखें फटी की फटी रह गईं। महल की छत सोने से बनी हुई थी और महल की दीवारों में हीरे जड़े हुए थे। रात के आसमान में जगमगाता एक सितारा सा लग रहा था ये महल। अभी नीमा महल को ही निहार रहा था कि एकदम से बाकी परियां आ गईं, जो अपनी राजकुमारी के राजकुमार को साथ लेने आई थी। और सच में परी रानी ने जहान की सब खुशियां नीमा पर न्यौछावर कर दी। इत्रों से नहाना, मलमल के कपड़े पहनना, सोने की थाली में खाना, और वाह क्या खाना, सुनहरी मछलियों का खाना, और सोते समय परी रानी का तितलियों के पंखों से बने पंखे का झलना। स्वर्ग अगर कहीं था तो नीमा अभी वहीं था। रात यूं गुजरी और सुबह की पहली किरण के साथ ही परी नीमा को कल फिर मिलने के वायदे के साथ ताल के किनारे छोड़ गई। अब नीमा की गर्मियां यूं ही गुजरने लगीं। दिन भर भीड़ों को चराना, बांसुरी बजाना और रात भर चंद्रताल के भीतर परी के साथ रहना। पर जीवन में अच्छा हो या बुरा हमेशा के लिए नहीं रहता। एक दिन जब नीमा सुबह उठा तो उसने देखा झील पर पतली बर्फ की परत बननी शुरू हो चुकी थी। जाने का समय आ चुका था। नीमा ने उसी रात जाने की खबर परी को बताई तो परी पर जैसे वज्रपात हुआ। ऐसा नहीं था कि परी को मालूम नहीं था कि ये दिन आएगा, बस इतनी जल्दी आएगा ये नहीं सोचा था। सब गडरिये जा चुके थे और बस अब नीमा ही बचा था। विदाई के आंसुओं को पलकों पे लिए परी बोली, नीमा, वादा करो कि वसंत के पहले फूल के साथ ही वापस आओगे और मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे। नीमा ने वायदा किया और अगली सुबह ही गांव के लिए निकल पड़ा, पर पूरे रास्ते मुड़ मुड़ के देखता रहा, जैसे परी की सुबकियां बस उसे ही बुला रही थी। इस बार की सर्दियां कुछ ज्यादा ही ठंडी रहीं, पर ऐसी ठंडी कि डोलमा के तानों की बर्फबारी भी बेअसर रही, जिस पर खुद डोलमा हैरान दिखी। नीमा बार बार अपनी खिड़की के बाहर खड़े चिनार को देखता कि कहीं पहली कोपल उसकी नजरों से बच न जाए। जैसे ही चिनार पर पहली कोपल दिखी, नीमा ने सब छोड़ छाड़ के पहाड़ चढ़ने की तैयारी शुरू कर दी। पीछे से डोलमा चिल्लाती रही, अरे मर जाएगा, इतनी जल्दी जाएगा तो खुद तो मरेगा ही, बेचारी भीड़ों को भी मरवाएगा, बेवकूफ कहीं का। पर नीमा कहाँ सुनता। उसके कानों में तो अभी से परी की आवाज झरने की तरह बहने लगी थी। पहाड़ों की बर्फ अभी तक पिघली नहीं थी। सफर काफी मुश्किल था। कभी नीमा फिसलता तो कभी नीमा की भेड़ें। पर नीमा की नजरें तो जाने कब से बस चंद्रताल ही देख रही थी। जब चंद्रताल पहुंचा तो परी ताल के किनारे पहले से ही इंतजार कर रही थी और वही सिलसिला फिर से शुरू हुआ। दिन भर शाम का इंतजार और शाम भर परी के संग इश्क से भरी मुलाकातें। अब मुलाकात फिर से आई तो जुदाई भी आनी ही थी। फिर एक बार सर्दियां लौटीं और नीमा का सपनों का जहां ऊपर पहाड़ पर ही छूट गया।
इश्क परवान चढ़ना शुरू कर चुका था और सर्दियां काटनी इस बार और ज्यादा मुश्किल हो गईं। डोलमा के ओले पड़ते रहे और नीमा परी की यादों की छतरी पहने सब कुछ अनसुना करता रहा। मगर कब तक? एक दिन डोलमा ने अपने जहर का बाण छोड़ा। नीमा, तुझे क्या लगता है तू स्पीति का कोई देवता है जो मज़े से आग तापता रहेगा और सब इस ठंडे तूफान में महाराज की शान में थुक्पा सूप पेश करते रहेंगे? इस बार सुनकर नीमा से रहा नहीं गया। थुक्पा? तुम उसे थुक्पा कहती हो? चुड़ैल का बनाया खाना उससे अच्छा होता है। ये तो याक तक का पेट खराब कर दे। मैं तो फिर भी इंसान हूं। ओहो, तो अब महाराज को हमारा खाना भी पसंद नहीं आता। बोल तो ऐसे रहा है जैसे चंद्रताल की परियां अपनी गोद में बिठाकर सुनहरी मछलियां खिलाती हो इसको। आया बड़ा हंसे का नवाब कड़रिया। हाँ, ऐसा ही है। खिलाती हैं मेरे को चंद्रताल की परियां नाश्ता, और इसीलिए तुम्हारा सूप जानवरों तक के लिए जहर है। हे राम, ये क्या हो गया? गुस्से में नीमा क्या भूल गया? परी को किया हुआ वादा भूल गया? नीमा को काटो तो खून नहीं। वो तुरंत भाग के गोम्पा पहुंचा और देवताओं से नाक रगड़ रगड़ के माफी मांगने लगा। मगर जो होना था वो तो हो चुका था। परी से मिलने की बात नीमा के होठों से निकल चुकी थी। अब तो नीमा के लिए सर्दियों को गुजारना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। पल भर में वो परी के खोने के खौफ से भर जाता और अगले ही पल खुद को समझाने लगता कि परी उसे जरूर माफ कर देगी। पूरी सर्दी इस पागलपन में काटने के बाद चिनार के पेड़ पर हरियाली की झलक देखते ही नीमा भाग चला चंद्रताल की ओर। क्या बर्फ का अंबार और क्या पहाड़ की फिसलन! कोई रोके उसे रोक ना पाए। नीमा के इस पागलपन में दर्जनों भेड़ें कुर्बान हो गईं, पर महबूब से मिलने के लिए वो कुछ भी कुर्बान कर सकता था। पहाड़ पहुंचते ही नीमा रात का इंतजार करने लगा। हड्डियां कपाने वाली ठंड जो नीमा की भेड़ें तक बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, नीमा बस एक पट्टू पहने परी के इंतजार में काट रहा था। एक एक पल एक सदी सा गुजर रहा था। परी से बस एक बार मिलने के लिए नीमा कुछ भी दे सकता था, पर उस रात परी नहीं आई। नीमा का खौफ सच हो गया। रात दर रात नीमा परी का इंतजार करता रहा, पर सिर्फ रात बदली, रात का नतीजा नहीं। बात उस पूर्णिमा की रात की है जब फलक पे चांद पूरा था। हाँ, ये वैसी ही रात थी जब वो पहली बार रानी परी से मिला था। उसका दिल बार बार बोल रहा था कि वो आएगी, आज तो वो जरूर आएगी। पर रात अपने परवान पे थी और ताल के किनारे नीमा अभी भी अकेला बैठा हुआ था। आखिरकार आधी रात में नीमा को विचार आया, वो मेरे पास नहीं आ सकती तो क्या हुआ? मैं तो उसके पास जा सकता हूं ना। अभी भी हल्की बर्फ ताल पर तैर रही थी। नीमा ने उस पतली बर्फ को तोड़ के कदम ताल में बढ़ाने शुरू किए। दिमाग में बस ये चल रहा था कि कैसे वो महल के बाहर पहुंचेगा तो परी भागते हुए आएगी और उसको बाहों में भर लेगी। पहले पैर, फिर कमर, फिर दिल, और जाने कब नीमा उस कोहरे को चीरते हुए चंद्रताल में समा गया। आज भी गर्मियों की रातों में चंद्रताल पे गडरिये नीमा की बांसुरी की धुन सुनते हैं। आज भी पूर्णिमा की रातों में पहाड़ी पट्टू पहने एक लड़का चंद्रताल के किनारे चुपचाप किसी का इंतजार करते हुए अक्सर दिख जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? भाई, इस कहानी के लिए हम दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे मनोहर सिंह गिल जी का, जिन्होंने लिखी किताब टेल्स फ्रॉम द हिल्स, लाहौल's एंड्योरिंग मिथ्स एंड लेजेंड्स, और हम ये कहानी आप तक लेके आ पाए। थैंक यू मनोहर सिंह जी। अगर कहानी पसंद आई हो तो अपने साथियों के साथ साझा कीजिए।
बच्चों को तो पक्के तौर पे सुनाइए। पॉडकास्ट तो आपने फॉलो कर ही लिया होगा, लगे हाथ रेट भी कर दीजिए। तो ये थी कल की कहानियां के पहले सीजन की आखिरी कहानी। अगर आपने बाकी एपिसोड नहीं सुने हैं तो ज़रूर सुनिएगा। इस सफ़र को पूरा करने के पहले हम दिल से 2 और लोगों को शुक्रिया कहना चाहेंगे, राहुल सैनी जी और रवि भदौड़िया जी, जो हमारे साथ इस सफ़र में जुड़े और इतना बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूज़िक उन्होंने हमारी कहानियों को दिया। थैंक यू आप दोनों को। तो ये था पहला सीज़न कल की कहानियाँ का। मैं हूँ अष्टम नीलकंठ और आप सुन रहे थे कल की कहानियाँ।